नमस्कार। जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकुल शर्मा। जनादेश यानी देश में हो रहे लोकसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। देश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुट चुके हैं और जनादेश प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल, साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत राज्यों में मौजूद अपने संवाददाताओं से। चर्चा में जुड़ेंगे खास मेहमान भी। आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं चुनावी सुर्खियों पर। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। लोकसभा चुनाव की बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। बीजेपी अब तक कुल 291 उम्मीदवारों के नाम का कर चुकी है ऐलान। हेमंत सोरेन और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बना बड़ा मुद्दा। विपक्ष बता रहा है बदले की राजनीति। बीजेपी ने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर नहीं दी जा सकती भ्रष्टाचार करने की छूट। कर्नाटक में भाजपा और जेडीएस के बीच सीटों का बंटवारा। भाजपा कर्नाटक में लोकसभा की 25 सीटों पर और जेडीएस 3 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सीट बंटवारे के बाद बीजेपी का राज्य की सभी सीटों पर जीत का दावा। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर उलझा मामला। सीटों की आधिकारिक घोषणा से पहले ही आरजेडी और वाम दलों ने उम्मीदवारों को बांटे सिंबल। बीजेपी ने कसा तंज, कहा बेचारी बनी कांग्रेस। जनादेश की खबरों पर आगे बढ़ें उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। दरअसल जेल में बंद अलगाववादी शब्बीर अहमद शाह की बेटी समा शब्बीर और पाकिस्तान समर्थक सैयद अली शाह गिलानी की पोती रुवा शाह ने खुद को अलगाववादी विचारधारा से अलग कर लिया है। स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित एक सार्वजनिक नोटिस में उन्होंने खुद को अलगाववादी राजनीति से दूर करने का ऐलान किया। रुवा शाह ने खुद को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गुट से अलग कर लिया है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की विचारधारा के प्रति उनका कोई झुकाव या सहानुभूति नहीं है। वहीं जेल में बंद अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की बेटी समा शब्बीर ने सार्वजनिक रूप से खुद को डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने भारत संघ की संप्रभुता के प्रति निष्ठा की शपथ भी ली है। कश्मीर में पूर्व सीबीएसई टॉपर 23 साल की समा शब्बीर ने एक स्थानीय समाचार पत्र में छपे एक सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से अपना रुख स्पष्ट किया है। उनकी तरफ से छपे नोटिस में कहा गया है कि पिता के संगठन जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी या अन्य राष्ट्र विरोधी संगठन से उसका कोई नाता नहीं है। समा शब्बीर ने नोटिस में कहा वो भारत की एक वफादार नागरिक हैं और ऐसे किसी व्यक्ति या संगठन से संबंध नहीं है जो भारत के संघ की संप्रभुता के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना अनुमति के उन्हें अलगाववादी समूह से जोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया था। और इस खबर पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। अशोक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ सलाहकार संपादक, और विनोद मिश्रा सलाहकार संपादक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले अशोक जी आपके पास आना चाहूंगा, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि बदलाव की बयार जो है वो सीधे तौर पर देखी जा सकती है अब घाटी में भी। देखिए मुकुल, ये बदलाव जो है ये पिछले 10 साल में जो कुछ इस देश में जो बदलाव की बयार पहनी शुरू हुई है, ये उसका ही संकेत है। और इस बदलाव को आप क्रमिक रूप से अगर आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। पहले 370 जो है 2019 में 5 अगस्त 2019 को जब 370 को हटाया गया, उस वक्त एक तरह का पूरा माहौल बना दिया गया था कि देश में बड़ा माहौल खराब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, देश में खून की नदियां बाहर बह जाएंगी, इस तरह की बात कही गई थी। लेकिन आज आप देखिए 2019 5 अगस्त और आज हम 2024 में हैं। आज अलगाववादी आतंकवादियों के परिवार के जो बच्चे हैं वो अपने आप को खुद को उनकी विचारधारा से अलग कर रहे हैं। और मुकुल, अगर आपको याद होगा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जम्मू कश्मीर गए थे, जब वो श्रीनगर में गए थे, तो उनकी जो सभा थी वो बख्शी स्टेडियम में सभा थी। ये बख्शी स्टेडियम है जहां पे अक्सर 15 अगस्त और
26 जनवरी के कार्यक्रम जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में हमेशा आयोजित होते रहते थे। आम लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं तो इतनी बड़ी तादाद में कश्मीरी यूथ वहां पर आते हैं उनको सुनने के लिए। और एक बच्ची का मुझे याद आ रहा है कि एक छोटी एक कॉलेज की बच्ची थी, उसने वहां पर कैमरे के सामने बोला कि मैं नरेंद्र मोदी की परछाई बनना चाहती हूं और नरेंद्र मोदी देश की बेटियों के लिए, देश के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको देखने के लिए, उनको सपोर्ट करने आई हूं। तो ये जो देश में बदलाव शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और वो इस बदलाव से अछूता नहीं रह सकता। और दरअसल ये जब तक 370 थी और इससे पहले अगर आप देखेंगे 2014 से पहले अलगाववादी विचारधारा को पोषित किया जाता था, उसको जो है उसको इंसेंटिव मिलती थी, इसलिए अलगाववादी आतंकवादियों के बच्चों को सरकारी नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अब जो है अलगाववाद और आतंकवाद की विचारधारा जो है वो सिकुड़ रही है। लोगों को समझ आ रहा है कि भारत के साथ रहने में और भारत की जो है खूबसूरती वो लोग महसूस कर रहे हैं, इसलिए जो है वो सब लोग वापस आ रहे हैं, वो विचारधारा को डिनाउंस कर रहे हैं। और ये अपने आप में बड़ा परिवर्तन है और ये परिवर्तन सिर्फ इन खबरों से नहीं देखना चाहिए मुकुल, ऐसी तमाम खबरें हैं जो जम्मू कश्मीर में आपको छिटकी भी मिलेंगी। बिल्कुल जी। और विनोद जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे क्योंकि नए भारत की जो युवा पीढ़ी है, ये नया भारत है और इसकी युवा पीढ़ी सीधे तौर पर, जैसा अशोक जी ने कहा कि अलगाववाद हो, आतंकवाद हो, उनकी विचारधारा से कतई सहमत नहीं है। मैं अशोक जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं मुकुल कि ये बड़े फैसले की बड़ी कहानी है जी। जब आप बड़े फैसले की बड़ी कहानी कहते हैं तो आप ये देखिए कि कश्मीर को इस बड़े फैसले लेने के लिए 70 साल का इंतजार करना पड़ा था जी। और 70 साल के इंतजार के बाद जब ये फैसले का असर देखिए, तो जो असर की बात आप अशोक जी बता रहे थे कि वो असर का ग्राउंड पे आप देखिए उसका इम्पैक्ट, तो वो अलगाववादी लीडर जो आप पहले लीडर बता रहे थे सैयद अली गिलानी साहब कौन थे, जिनका पिछले 2 साल में उनकी मौत हो गई थी। और वो कश्मीर के लोगों ने भी नहीं जाना होगा कि गिलानी साहब कब मरे, कब तक वहां पे जिंदा रहे, कब स्ट्रगल रहे, लेकिन गिलानी के एक कॉल पे कभी कश्मीर महीनों महीनों बंद हुआ करता था। गिलानी के कॉल पे आपको बंद हड़ताल तो छोड़िए, वहां की सरकारें जो राज्य सरकारें थी वो हिल जाया करती थी जी। और उस गिलानी की पोती, उसके घर की जो एक बेटी की है, वो कह रही है कि मुझे इस अलगाववाद की विचारधारा से कोई लेना नहीं है और हिंदुस्तान मेरी जान कह रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कश्मीर के इस बदलाव को दीवारों पर लिखी गई मोटी मोटी इबारत है जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पीएम मोदी के अभी जो कश्मीर विजिट हुआ था आर्टिकल 370 के बाद, यह पहला विजिट था पीएम मोदी का। और उसके बाद जो कश्मीर का परिवर्तन और लोगों में उत्सुकता थी, जो अशोक जी बता रहे थे, उस स्टेडियम में जगह नहीं थी लोगों को बैठने के लिए और खड़े होने के लिए, तो लोग बाहर खड़े हुए थे। मतलब ये है कि ये मोदी के इस बड़े फैसले ने, चाहे वो अलगाववादी लीडर, सेपरेटिस्ट लीडर हो या आतंकवादी लीडर हो, उनके बार्गेनिंग जो पावर थी उसको मोदी ने खत्म कर दिया। और आज अगर बार्गेनिंग पावर उसका खत्म हुआ तो आप ये देख लीजिए कि जो कश्मीर के नेता, जो मुख्यधारा के पार्टी के, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती के परिवार के लोग हो, वो जो दिल्ली को हमेशा डराती रहती थी, ये परिवार की पीढ़ियां, जो भाई अगर हमने सपोर्ट आप नहीं करेंगे तो कश्मीर के लोग पाकिस्तान जिए करेंगे। आज वो सारे नैरेटिव और सारी चीजें धराशायी हो गई है, क्योंकि ना वो बार्गेनिंग कैपेसिटी एनसी फारूक अब्दुल्ला के परिवार को रह गई है, ना वो बार्गेनिंग पावर मुफ्ती परिवार की रह गई है, न शब्बीर शाह के परिवार के पास है, न यासीन, ये आप कह सकते हैं यासीन मलिक के परिवार के पास है, और न आप कह सकते हैं कि सैयद अली शाह गिलानी के परिवार का है। तो आज उनके बच्चे कश्मीर में मेन स्ट्रीम के साथ में जुड़ के कह रहे हैं हिंदुस्तान मेरी जान। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये देश एक है और हर एक नागरिक यही चाहता है कि हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश की एकता को, अखंडता को यूं ही बनाए रखेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए जनादेश में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अब से कुछ देर में बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति और राज्य चुनाव समितियों के सदस्य और पदाधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि बैठक में यूपी, राजस्थान, ओडिशा, सिक्किम समेत बचे हुए राज्यों की बची हुई सीटों पर मंथन होगा। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 195, दूसरी लिस्ट में 72, तीसरी लिस्ट में 9 और चौथी लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। इस तरह पार्टी अब तक कुल 291 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। और जो अब बाकी बचे हैं वो काफ़ी अहम राज्य
उन पर भी अब जाहिर तौर पर इस बैठक में फैसला लिया जाएगा। और खासतौर से आपको बता दें, हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र शाह हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही अवधेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जनादेश में। पहले यहाँ पे शैलेंद्र आपके पास आने चाहूँगा, जो आज की जो बैठक है क्या शुरू हो चुकी है और कितनी महत्वपूर्ण, क्योंकि 291 जो उम्मीदवार हैं उनके नाम की तो घोषणा हो ही चुकी है, लेकिन जो अभी बचे हुए हैं, और ऐसी भी खबर थी कि योगी आदित्यनाथ जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी पहुँचेंगे वहाँ पे। जी देखिए, जब भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है तब जिस राज्य पर चर्चा होती है उसके कोर कमेटी, प्रदेश की जो बीजेपी की कोर कमेटी है, उनके नेता मौजूद रहते हैं। उत्तर प्रदेश के 51 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है, जो पहली सूची आई थी। अब बाकी जो बची सीटें हैं, जिसमें सहयोगियों को कुछ सीटें हम जानते हैं कि कुल 6 सीटें दी गई हैं। अपना दल, सुभासपा के साथ साथ जो प्रवीण निषाद हैं, निषाद पार्टी के, जिनके नाम का ऐलान पहले हो चुका है। उसके अलावा 25 ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी को अब मंथन करना है। कोर कमेटी में उस पर मंथन हुई है। बैठक 8 बजे से शुरू होगी और सबसे पहले उत्तर प्रदेश ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तकरीबन सभी सीटों पर इसके बाद एक तरह से देखें तो उम्मीदवारों के नामों को तय कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश पे ही चर्चा होनी है। इसके साथ ही साथ उड़ीसा पर चर्चा होगी। हम जानते हैं कि उड़ीसा में बीजेपी ने सभी 21 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, यानी कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। तो उड़ीसा पर भी आज चर्चा होगी और उड़ीसा में विधानसभा भी बीजेपी जो चुनाव लड़ने जा रही है अकेले, तो ऐसे में निश्चित तौर पर वो भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो बाकी बची सीटें हैं अन्य राज्यों की, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान की कुछ बची हुई सीटें हैं अन्य राज्यों की, उन पर भी आज चर्चा होगी। और ये एक तरह से देखें तो इस सीईसी के बाद कोई सीईसी नहीं होगी, क्योंकि पहले ही 2 केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। और आज के बाद बीजेपी नहीं चाहेगी कि राज्यों से नेताओं को बुलाया जाए, चूंकि अब चुनाव प्रचार देखें तो पहले चरण में धीरे धीरे तेज होगा। जी बिल्कुल। साथ ही अवधेश जी, इस बारे में आपसे और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जो बाकी अभी नाम उम्मीदवारों के बचे हैं उस पर मोहर लगने की उम्मीद, और साथ ही ओडिशा का, जैसा कि शैलेंद्र बता रहे थे, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है और लोकसभा का चुनाव भी है, तो किस तरीके की रणनीति जो है या उम्मीदवारों के नाम का जो ऐलान है वो किया जा सकता है? देखिए, जिन पर ज़्यादा कोई विवाद नहीं हो सकता था, जहां बहुत ज़्यादा नहीं था कि नहीं इनको दिया जाए, जिनके सर्वे में अच्छे रिपोर्ट आ गए थे, उनका तो पहले चरण में ही घोषित कर दिया गया। फिर दूसरे चरण में घोषित हुआ। खासकर जो फर्स्ट फेज का चुनाव है उसको तो बहुत आवश्यक था करना, सेकेंड फेज का अब आवश्यक है, इसलिए सेकेंड फेज का करेंगे। थोड़े आगे हो सकता है कि अब आगे जो है ऑनलाइन मीटिंग भी कर लिया जाए कुछ उम्मीदवारों को लेकर के। ये बात सही है, जैसा शैलेंद्र बता रहे थे कि अब चूंकि उड़ीसा में पहले यह था कि गठबंधन हो जाएगा, 8 सीट बीजेपी के पास थी, इनको कितने उम्मीदवार घोषित करने पड़ते हैं, तो अब चूंकि हो गया कि 21 के 21 पर करना है, तो अब उसको फाइनल करने का समय आ गया है। उसी प्रकार से अब कर्नाटक में चूंकि 3 सीटें आपने जनता दल एस को दे दिया है जी, और 25 सीट पर आप लड़ने जा रहे हैं, तो अब यह है कि अब जो पिछले अब वहां की घोषणा हो सकती है कि अब वहां कर सकते हैं। तमिलनाडु में चूंकि चुनाव तो पहले चरण से शुरू है, तो तमिलनाडु में गठबंधन हो चुका है, तो वहां की केरल में गठबंधन होना नहीं है, तो इसलिए अब जो है भारतीय जनता पार्टी के पास गठबंधन को लेकर के कोई समस्या नहीं है। अब इसको अपने उम्मीदवार घोषित करना है। कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा, 3 उसमें थोड़ी बाधा थी क्योंकि गठबंधन और बात चल रही थी। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सीट पहले तय हो चुकी है, कितना देना है, अगर किसी को साथ रहना है रहेगा ना, तो वो जाना चाहे तो जाएगा, उनको रोकने की कोशिश है, कोई जाने के लिए तैयार होना नहीं, क्योंकि इस समय की जो परिस्थिति थी कि दूसरे गठबंधनों से लोग निकल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने आए हैं। नीतीश कुमार वहां से निकल के आए थे और उसके बाद एक शुरुआत हुई थी। एनडीए से, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से निकल कर कोई जाने वाला नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि नवीन पटनायक बिल्कुल इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि लोकसभा चुनाव में उनकी छोटी पार्टी के रूप में लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई मानती थी कि इधर हमारी पार्टी ने बेहतर किया है, उनके खिलाफ आंदोलन किए हैं, उनके खिलाफ एक सत्ता विरोधी रुझान है, उनकी पार्टी के बड़े लोग भी हमारी पार्टी में आ रहे हैं, इसलिए हमको ज्यादा सीटें पर लड़नी चाहिए। जी, ये काफी
अहम हो जाता है। शैलेंद्र, अगर देखा जाए, क्योंकि एक बात यहाँ पर और कहना चाहूंगा जी शैलेंद्र, कि आप देखें आंध्र प्रदेश, वहां पर भी बीजेपी का गठबंधन हो चुका है। पवन कल्याण की जनसेना और जो एनडीए के पूर्व सहयोगी टीडीपी चंद्रबाबू नायडू, जो एक तरह से देखें कि 2004 से पहले आप देखें तो एनडीए के संयोजक रहे, वो वापस आ चुके हैं एनडीए में। तो वहां पर भी आज जो सीटें बीजेपी वहां लड़ने जा रही है, उनके उम्मीदवारों पर मंथन होगा और नाम तय कर लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, यानी किसी तरह की कोई संशय की जो स्थिति है शैलेंद्र, वो फिलहाल मेरे ख्याल से बीजेपी के अब सामने नहीं होगी। बिल्कुल, आप देखिए कि यही थोड़ी सी पहले चुनौती थी कि जिन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारा होना है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या फिर आंध्र प्रदेश में हो या फिर उड़ीसा में जिस तरह से पहले बात चल रही थी, वहां पर हमने देखा था कि उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया को थोड़ा धीमे कर दिया गया था। महाराष्ट्र में जरूर कुछ बड़े चेहरों के नाम का पहले ऐलान हो चुका था, चाहे वो नितिन गडकरी हो केंद्रीय मंत्री या पीयूष गोयल हो। पहले ये था कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनकी सीट पीयूष गोयल जो हम जानते हैं कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं और राज्यसभा से चुनकर संसद में जाते हैं। और बीजेपी ने एक फैसला किया है कि बड़े और कद्दावर नेताओं को जो केंद्र में मंत्री है उनको इस बार लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। तो उसके तहत हमने देखे कि उन बड़े नामों का पहले ऐलान किया जा चुका है। तो अब वही उन्हीं नीतियों का जो परिणाम है अब धीरे धीरे नजर आ रहा है। और उम्मीद यही कि इस बैठक के बाद भी जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अवधेश जी आप लगातार हमारे साथ यहाँ बने रहिए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत जनादेश में। तो हर एक दल की तैयारियां चल रही हैं बीजेपी की सीएसी की बैठक की तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरता जा रहा है। पहले जमीन घोटाले से जुड़े मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अब शराब घोटाले से संबंधित मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता भी गिरफ्तार की जा चुकी हैं। इनके अलावा भी विपक्ष के कई नेता आज भ्रष्टाचार के आरोपों में या तो जेल में बंद हैं या जमानत पर बाहर हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाइयों को विपक्ष बदले की राजनीति करार देता है, लेकिन भाजपा का कहना है कि केंद्र सरकार भ्रष्ट नेताओं पर सख्त कार्रवाई कर रही है और ये लगातार जारी रहेगी। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, चाहे वह कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो। हालिया चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडी गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बताते हुए लगातार प्रहार करते नजर आ रहे हैं। बीते साल हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी ने करप्शन को बड़ा मुद्दा बनाया था। कभी महादेव ऐप घोटाला तो कभी खनन घोटाला, कभी लाल डायरी में दर्ज काले कारनामे तो कभी भर्तियों में धांधली और पेपर लीक। और 3 राज्यों में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी को जनता का साथ मिल रहा है। हालांकि अब विपक्षी दल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लोकसभा चुनाव में बराबरी का मौका देने से भी जोड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड देने की विपक्ष की मांग पर बीजेपी ने कहा कि इसके नाम पर किसी को भी भ्रष्टाचार करने की छूट
नहीं दी जा सकती है। एक के बाद एक विपक्ष पे हमला हो रहा है। पहले एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया जाता है, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाता है। अगर एक एक करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देंगे तो चुनाव का मतलब क्या हुआ? ये तो तानाशाही है। तानाशाही में विपक्ष के नेताओं को जेल डाला जाता है, तानाशाही में विपक्ष की पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं, और आज भारत में भी यही हो रहा है। 4 दिन से मैं देख रहा हूं एक ही शब्द का प्रयोग हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास भी जाके वही रोना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही रोना। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है जी? ये लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है आप अगर डेवलपमेंट के फील्ड में, डेवलपमेंट की पिच पे खेलिए ना, आप अगर भ्रष्टाचार के पिच पे खेलेंगे, आप अगर करप्शन के फील्ड में खेलेंगे और कहेंगे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि पुलिस और डकैत दोनों बोलेंगे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। एक भागेगा, एक पकड़ेगा। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो भागेगा और जो भ्रष्टाचारी नहीं है वो पकड़ेंगे। वहीं ताजा मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से राजनीति गर्मा चुकी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली के शहीदी पार्क में आज एक तरफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद से केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने भी राजघाट पर धरना प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए बीजेपी का संघर्ष जारी रहेगा। लगातार हमारा ये मानना है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हम दिल्ली से भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहते हैं। इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया तो जवाब इन्हीं को देना है कि जेल से गैंग चला करते हैं, सरकारें नहीं। वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि एक जमाने में कांग्रेस के सभी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति को कोसा था, लेकिन आज ये घमंडिया गठबंधन करवट बदल रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पानी पी पी कर कोसा था अरविंद केजरीवाल जी के एक्साइज पॉलिसी को। हर एक प्रवक्ता ने, हर एक नेता ने अरविंद केजरीवाल जी को आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बताया था और यह कहा था कि इस एक्साइज पॉलिसी में हजारों करोड़ रुपए ब्राइब के रूप में या रिश्वत के रूप में, किकबैक के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने लिया है। और आज आप देखिए ये जो घमंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, ये किस प्रकार करवट बदल रही है। ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन अपने परिवार और अपने पार्टी के साख को बचाने की थी। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार होने के बाद भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। देखिए, जितने भी मुख्यमंत्री जेल गए हैं उन्होंने त्याग पत्र दिया है, चाहे वो लालू यादव हों, हेमंत सोरेन हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। तो जेल में जो कैदी हैं उनके साथ बैठकर कैसे सरकार चलाएंगे? जेल के अंदर सरकार नहीं चलती है। ये तो सुना है कि जेल के अंदर से कुछ लोग गैंग चला लेते हैं, लेकिन जेल के अंदर सरकार नहीं चला करती है। तो उनको पद से मोह ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, त्यागना चाहिए। तो सिर्फ बीजेपी ने ही बल्कि गिरफ्तारी के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा नहीं देने के मुद्दे पर अब कांग्रेस में भी मतभेद दिखाई देने लगा है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि वे कस्टडी में हैं और मुख्यमंत्री के पद से अभी तक चिपके हुए हैं। ये कैसी नैतिकता है? उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जब किसी व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और खासकर वो मुख्यमंत्री के पद पर है, तब इस तरह का मैसेज आना कि वो जेल में रह के भी सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की ओर इंगित करता है। ऐसे व्यक्ति ने जिसने कहा कि मैं ईमानदारी, कट्टर ईमानदार हूं, ऐसा व्यक्ति नैतिकता का जो एक बुनियादी आधार है उसका कोई भी एक प्रदर्शन नहीं कर रहा है। ईमानदारी की जो किताब होती है ना, उसका पहला अध्याय नैतिकता पर आधारित होता है। जो ईमानदार है उसका नैतिक होना पड़ेगा।
और अगर नैतिकता इनके अंदर नहीं है तो फिर आगे बहुत सारे सवाल उठेंगे। इसलिए अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अवधेश जी, अगर देखा जाए तो संक्षेप में आपसे एक छोटा सा जवाब यहां मैं चाहूंगा, क्या ईमानदार वर्सेस भ्रष्टाचार ये हमें मुख्य रूप से दिखाई देगा चुनाव में? नहीं, चुनाव में तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि एक राजनीतिक भ्रष्टाचार, उससे निपटने का तौर तरीका, भ्रष्टाचार के चेहरे, ये सारे इस बार चुनाव में मुद्दे हो गए हैं। और सत्तारूढ़ तो बना ही रहे, विपक्ष स्वयं बना रहा है ये करके। हम तो पीड़ित हैं जी। हमको तो भारतीय जनता पार्टी अभी बता ही रही थी कि वो तो सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया। कितने विपक्षी नेता जेल में गए हैं? वो अगर कोर्ट भेज रही है, कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रही है, कोर्ट गिरफ्तारी से रोक नहीं लगा रही है। गिने चुने अभी 3 तो प्रमुख नेता गए हैं आम आदमी पार्टी के पहले चुनाव के पहले ही, जो 3 लोग चले गए थे। इसलिए ये मुद्दा बनेगा। लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि जो लोग हमारे लिए भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर राजनीति में आए थे और जिन्होंने ये बात की थी कि हमारे आने के बाद हम राजनीति की सफाई करेंगे, उनके चेहरे कैसे दिख रहे हैं जनता को तय करना है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा इस बार बन गया। अभी तक केंद्र सरकार या सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार होता था। अब यह है कि इस बार केंद्र की सरकार के विरुद्ध आरोप पर यह है कि ये कार्रवाई बदले की भावना से कर रहे हैं। तो एक नई परिस्थिति है, उसको जनता किस ढंग से लेती है ये देखना होगा। लेकिन चुनाव में तो ये बड़ा मुद्दा है जी। बिल्कुल, चुनाव में बड़ा मुद्दा, और जो जनता है जनार्दन, जो कि सब जानती है, उनके सामने ये जाहिर तौर पर इस तरह के जो विषय हैं वो रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं कर्नाटक में भाजपा और जेडीएस के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। भाजपा कर्नाटक में लोकसभा की 25 सीटों पर और जेडीएस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कर्नाटक के चुनाव प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि भाजपा 25 सीटों पर जेडीएस के समर्थन से चुनाव लड़ेगी, वहीं जेडीएस उनके सहयोग से 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस ने मिलकर तय किया है, हम 28 सीटें लड़ेंगे, आपस में सहयोग से लड़ेंगे। 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी जहां जेडीएस हमें सहयोग करेगा, 3 सीटें जेडीएस लड़ेगी जहां हमारे कार्यकर्ता उनको सहयोग करेंगे। तो हर दिन के साथ हर दल अपने आप को चुनावों के लिए तैयार करता हुआ नजर आ रहा है और चुनाव की हर खबर के लिए कल फिर हाजिर होंगे इसी समय पर। लेकिन आज के लिए जनादेश में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, आगे देखिए चुनावी चकल्लस निखिल सिंह के साथ। नमस्कार। सियासी बिसात पर